हेलो एवरीवन, वेलकम टू निदेश फिजिक्स। ये सेकंड वीडियो है सीयूटी 2023 फिजिक्स सोल्यूशन का। फर्स्ट वीडियो में 26 से 40 तक सोल्यूशन दिया गया है। इस वीडियो में हम 41 से 60 तक सॉल्व करेंगे। तो 41 क्वेश्चन है, इन फर्मी-डिराक स्टेट द पार्टिकल आर indistinguishable and obey Pauli exclusion principle with half integer spin angular momentum। सो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। एंड एक मिनट, ओके, एक्चुअली थ्योरी का क्वेश्चन है। सो आर के पथारिया बुक को फॉलो करो और उससे थ्योरी पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। सो इसमें कोई नो 42 क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी इन 10 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius is converted into water at same temperature. A latent heat is given 80 calorie per gram. So हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m दिया हुआ है एंड t दिया हुआ है एंड आल्सो l इज गिवन। सो अब मुझे फार्मूला पता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस से वाटर में फेज ट्रांजिशन हो रहा है सेम टेम्परेचर पर, तब जो हीट रिक्वायर होगी, जो अपनी हीट रिक्वायर होगी वो होगी एम एल हीट। कितनी होगी? एम एल। तो अब हमको एम एल बाई टी मिल गया। सो अभी एम और एल और टी की वैल्यू मुझे गिवन है, ऐसे हम पुट कर देंगे। तो इफ यू सॉल्व दिस, सो डेल्टा एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आ गई 2.93, जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट। 43 में क्या है? द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया along the boundary of a small area around a point in vector field is called। तो इसमें क्या हम करेंगे कि जो लाइन इंटीग्रल है, पहले हम लाइन इंटीग्रल लिखेंगे ऐसे। अब इसमें क्या करें, हम स्टोक थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टोक थ्योरम क्या होती है? जिस चीज का हम लाइन ले रहे हैं, जिस वेक्टर का, उसके साथ कर्ल के साथ एरिया वेक्टर आ जाता है। सो बोर्ड है पर यूनिट एरिया के लिए अगर ये एरिया 1 है तो अपना जो लाइन इंटीग्रल आएगा वो डेल क्रॉस ए आएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। 44 में क्या बोल रहा है? टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मास। चलो, टू बॉडी एंड डिफरेंट मास है, m1 है, m2 है, सेम काइनेटिक एनर्जी। चलो हम काइनेटिक सेम है, दोनों की सेम है, ये लिख देते हैं। विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम? ठीक है, तो अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू अंडर रूट 2m k। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं टू कांस्टेंट है, k भी दोनों के लिए सेम है, तो ये भी कांस्टेंट का काम करेगा। सो हमारा जो p होगा वो डिपेंड करेगा m पे। तो अगर m ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, m कम है तो m ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, m लो है तो मोमेंटम भी कम होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो ऑप्शन 1 है कि बॉडी ऑफ ग्रेटर मास विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। सो ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन। 45 में क्या बोल रहा है? द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड 2 पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बिटवीन दिस पॉइंट। तो अगर कुछ भी कर रहे हो तुम कोई काम और वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बीच में क्या हो रहा है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है, इस तरह से जो फील्ड होगा वो कंजर्वेटिव होगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 46 में क्या है? इसमें कुछ नहीं है बट ये बस अलजेब्रा है, तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। ओके, 47 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस आर? तो हम डाइवर्जेंस आर ऐसे लिखते हैं, जो डेल होता है उसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, एंड आर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑपरेट करेंगे, डेल एक्स को एक्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे, डेल वाई को वाई के ऊपर ऑपरेट करेंगे, डेल जेड को जेड के ऊपर ऑपरेट करेंगे, तो 1 1 1 देगा तीनों, एंड ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन फॉर दिस। एंड 48 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिगर शोज फोन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट फर्स्ट मिनिमम मीन्स n इक्वल टू 1
ऑब्टेन इन डायरेक्शन एज शोन, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3। तो हमको पाथ डिफरेंस 1 और 3 के बीच में फाइंड आउट करना है। तो चलो, ये रे 1 है, ये रे 3 है, 2 को छोड़ो, है ना। अभी देखो यहां से, देखो अभी इसमें देखो, स्लिट के पहले दोनों रे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। डिफ्रैक्शन के बाद हम क्या देख रहे हैं कि रे 1 इतना चल रही है, इतना, रे 2 इतना चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 से 3 पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो अब देखो इतना और इतना दोनों सेम हो गया, मतलब ये इडेशनल पाथ है जो रे 3 के द्वारा चला गया है। तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा है। अब मिनिमा की कंडीशन बताओ, डिफ्रैक्शन और मिनिमा की कंडीशन जानते हैं, डेल एस इक्वल टू एन लेमडा होता है। फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है तो एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन होगा इसका। पाथ डिफरेंस होगा वो 48 का लेमडा होगा। 49 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो हम डिफ्रैक्शन में पैटर्न में फार्मूला जानते हैं, ई साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो हमें एंगुलर विड्थ से मतलब है, सो साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई ई। तो अब हम इसके करेस्पॉन्डिंग ऑप्शन दे सकते हैं। फर्स्ट में वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये जो थीटा है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, सही है। फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, विड्थ ऑफ स्लिट पे भी डिपेंड कर रहा है, इसमें डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स। सो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा 49 के लिए। ओके, नाउ 50 क्वेश्चन में क्या होगा? द पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इन सर्किट containing induction L and capacitance C only is। तो ऐसे सर्किट के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, अगर आपको नहीं पता है तो थ्योरी इसकी पढ़ सकते हैं, F1.2 पाई अंडर एल सी। तो T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन। 51 में क्या होता है? ये इसको तुम ऐसे नहीं पहचान सकते हो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का तो तुम पता लगा लोगे कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है किसके रूप में यूज किया जा सकता है। तो 51 क्वेश्चन है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज, तो समिंग सर्किट के रूप में यूज किया जाता है, एंड इंटीग्रेटर में, एंड डिफरेंशिएटर के रूप में। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन फॉर 51। 52 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, इसमें हमको ये बताना है दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है एक गलत है। तो हमको ऐसे ऑप्शन सेट है, इसको हमको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ बाइप्रिज्म द कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बाइप्रिज्म है, ठीक है, बाइप्रिज्म। तो इसमें क्या होगा? ये अपना ओरिजिनल सोर्स है। अब यहां से क्या हो रहा है? एक लाइट रे यहां जा रही है, एक लाइट रे यहां जा रही है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। जो रिफ्रैक्ट हुई है लाइट, उसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों लाइट रे को ऐसे ऐसे, और इसका नाम S1, इसका नाम S2 रख देंगे। तो अब देखो, अब ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट रे है ये यहाँ इस सोर्स से आ रही है S2 से, और ये लाइट रे जो है ऐसा लग रहा है S1 से आ रही है। सो ये S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स के जैसे बिहेव करेगा, एंड ये किसके, ये S1 और S2 किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ है? वो रिफ्रैक्शन के थ्रू हुआ है। देखो यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन है, उसको मैंने पीछे की ओर एक्सटेंड किया, तो पीछे की ओर एक्सटेंड किया तो हमें S1 और S2 मिला। तो मतलब स्टेटमेंट 1 इज राइट स्टेटमेंट। नाउ सेकंड के बारे में बात करते हैं, इनलेट मिरर के बारे में। तो जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइन, ये आपका इनलेट मिरर है, मान लो मिरर है, सॉरी, एंड ये तुम्हारा ओरिजिनल सोर्स है। यहां से एक लाइट रे आई इस कॉर्नर पे मिरर की,
रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ चली गई, दूसरी यहाँ से आई, वो यहाँ चली गई। अब जो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है 1 और 2, जो 1 और 2 रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर उसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे 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 ऐसे, तो जिस पॉइंट में मिलेगा उसको मैं एस डैश बोल दे रहा हूं। तो अब ये एस डैश क्या होगा, ये एस के कोहेरेंस सोर्स का काम करेगा, ठीक है। अब ये कोहेरेंस सोर्स कैसे बना, रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर। तो मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 1 सही होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नाउ 53 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि laws of conservation of momentum invariant under Galilei transformation and laws of conservation of energy invariant to Galilei transformation। तो हमें इसमें क्या करना है कि ये दो स्टेटमेंट है वो सही है गलत है, एक सही एक गलत, ऐसा मुझे कुछ बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हम पहले देखते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं, इनवेरिएंट होता है गैलीलियन में कि नहीं होता है। तो चलो हम पहले बना लेते हैं रेफरेंस फ्रेम। ये एस रेफरेंस फ्रेम है, ये एस डैश रेफरेंस फ्रेम है। एस डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो फॉर एस फ्रेम हम क्या करेंगे, एस फ्रेम के लिए हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या होगा, मान लो बिफोर कोलिजन क्या हुआ है, u1 वेलोसिटी है m1 की, u2 वेलोसिटी है m2 की। आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2। ये एस फ्रेम में है, ओके। अभी ये u1 डैश जो है, ये u1 डैश m1 की वेलोसिटी है इन एस डैश फ्रेम, एंड ये v1 डैश है, ये u2 डैश है, ये v2 डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u1, अब इसमें से हम क्या करेंगे, u1 की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करेंगे, v1 की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करेंगे, u2 डैश की वैल्यू निकाल के, सॉरी u2 की वैल्यू निकाल के u2 में पुट करेंगे, सेम v2 की वैल्यू निकाल के v2 में पुट करेंगे। तो उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन ऐसी मिलेगी। बस तुमको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना, कुछ कटेगा बेटेगा बस। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि P इक्वल टू P डैश आ रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कंजर्वेशन मोमेंटम इनवेरिएंट होता है। सेम थिंग काइनेटिक एनर्जी के लिए आप कर सकते हैं। सो अगर आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1 ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 54 में क्या है, इलेक्ट्रॉन आर एक्सीलरेटेड बाय वोल्टेज इतना एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल, क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होता है। बोला द फर्स्ट रिफ्लेक्शन मैक्सिमम अकर व्हेन एंगल इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एन इक्वल टू 1 के लिए। तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं क्या नाम उसका, ब्रैग्स लॉ से 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा, एन लेमडा क्या होगा, एन लेमडा, एन लेमडा। सो अभी क्या होगा, हमारे पास हमको डी फाइंड आउट करना है, थीटा मुझे दिया है, एन भी दिया हुआ है, बट हमें लेमडा नहीं पता। मुझे पोटेंशियल एक्सेलरेटेड पोटेंशियल दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटेड कैसे हो रहा है। सो हम अगर मुझे पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम लेमडा निकाल सकते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हम अप्लाई करेंगे, एच अपॉन अंडर रूट 2 इसमें पुट करोगे सभी वैल्यू देख, तुम्हारा लेमडा निकल के आएगा 0.66 इंटू 10⁻10। अभी मेरा लेमडा आ गया। अब मैं इसको ब्रैग्स लॉ में पुट करूंगा, 2d sin थीटा इक्वल टू लेमडा में।
टू डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 एंड ये लेमडा की वैल्यू रख दिया, एन की वैल्यू रख दिया, तो डी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी राइट, सॉरी टू राइट ऑप्शन होगा। इसमें क्या करना है, मैच करना है। तो ग्रीन्स थ्योरम का किससे रिलेटेड है, वो वेक्टर से रिलेटेड है, और केपलर लॉ क्या है, प्लैनेट से रिलेटेड होता है। एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होता है। न्यूटन लॉ क्या होता है, इनर्शिया से रिलेटेड होता है। एक्चुअली इसमें क्या है, अगर तुम्हें सभी लॉज आते हैं, ग्रीन्स थ्योरम, केपलर्स लॉ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस एंड न्यूटन लॉ, तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि इसका किससे क्या रिलेशन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अगर आप मैच कराओगे तो इसका ऑप्शन होगा 3 सही। 56 में क्या है, द डिब्राउली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है मुझे 100 eV। सो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपन अंडर रूट 2m e। इसमें सब वैल्यू पुट करोगे, तुम्हारा जो एज निकल के आएगा 120 pm आएगा। ऑप्शन 2 सही हो। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, उस अगर करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो। तो उसके बाद द फेज स्पेस इज, फेज स्पेस किस डायमेंशन में होता है ये पूछ रहा है। चलो फेज स्पेस, पहली बात तो क्या होता है, फेज स्पेस क्या होता है कि मोमेंटम और पोजीशन स्पेस को फेज स्पेस बोलते हैं। तो हम मोमेंटम के 3 कंपोनेंट होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक्स पोजीशन, पोजीशन के भी 3 हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो 3 ये हो गए, 3 हो गए। तो मतलब जो ये जो फेज स्पेस है ये 6 डायमेंशन होता है। तो ऑप्शन ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन होगा। 58 में क्या होगा, इसमें थोड़ा इसमें ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, और इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इसको तुम किसी भी बुक से देख सकते हो, डिराइव होता है उसमें, तो उसको तुम डिराइव कर सकते हो, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, Z1 Z2 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है। इसमें क्या है कि ऑप्शन जो है सही से प्रिंट नहीं हो पाया है, गलत टाइप हो गया है। सो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट 1 2 रॉन्ग, ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। 59 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज ए एंड अदर इज लेवल बाई आर। सो फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि ए गिवन वेक्टर एफ इज इरोटेशनल। तो हमको पता है इरोटेशनल की कंडीशन होती है कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 एंड द वेक्टर एफ इज कंजर्वेटिव। अगर ऐसा कुछ दिया है तो इसका मतलब अगर किसी वेक्टर कर्ल ऑफ वेक्टर 0 है तो मतलब वो कंजर्वेटिव होगा वेक्टर। ये तो तुमने पढ़ा है, मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, मैथ में भी पढ़ा है। तो इसको, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 59 का ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, 1 सही होगा। 60 में क्या है कि व्हाट विल द पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हम मानते हैं ये अपना डाइपोल है, इसका डिस्टेंस मान लो डी है, सपोज दैट। अभी क्या बोल रहा है कि at a distance from 1 meter from the center of the dipole along its axis, इसके सेंटर से 1 मीटर की दूरी पर, मान लो इस पॉइंट को P बोल रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी डाइपोल की वजह से उसके मिडिल से एक्सिस के अलोंग जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस पे वैल्यू पुट करो, आपको ये आंसर मिलेगा। एंड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है। तो इसमें ये आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, आंसर
1। इसका आंसर कौन सही होगा? सो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन दूंगा 61 से 80 तक, और उसके बाद फिर 81 से 100 तक। तो इस तरह से ये सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा सीयूटी 2023 फिजिक्स का।